दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। कब रिजल्ट है और कैसे रिजल्ट की संभावना बनेगी उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विस अपने बिजनेस को लेकर कुछ बड़े फैसले ले रहे हैं, जैसे कि अब जियो फाइनेंशियल सर्विस एनबीएफसी से भी अपनी कैटेगरी को बदलने भी जा रहे हैं और इसके पीछे क्या रीजन है उसको भी समझेंगे। और जैसे कि अब आप समझ ही सकते हो, इसके बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है जो इसको बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि जियो का जो टेलीकॉम का बिजनेस था उसने किस तरह से अपनी जो पोजीशन है वो नंबर 1 बनाई है और वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर थे वो लिए। ऐसे ही इस समय एक कोशिश शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में दूसरी जो पेयर कंपनियां उनके तुलना में ये बहुत ऊपर आ जा सकता है। और ऐसे में अगर आप प्राइस देखें तो कौड़ियों के भाव में क्या दाव लगाना चाहिए। और यहाँ पे आज बाजार में हमने गिरावट देखी है। एक ऑल टाइम बाजार ने हाई बनाई, सुबह शानदार तेजी थी, उसके बाद में गिरावट हुई। तो कौन से सेक्टर में गिरावट हुई और क्या इस गिरावट का फायदा उठा के कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करने का मौका आ चुका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 74,683 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 58 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.079% की गिरावट देखने को मिली है। अब आप ये सोचेंगे कि ये जो गिरावट हुई तो ये गिरावट सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुई, क्योंकि बाजार की शुरुआत ही बहुत ही शानदार हुई थी। लगभग 400 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की थी और ये तेज़ी जो बनी, ये पिछले कुछ दिनों से जो बाजार ने शानदार तेज़ी बनाई, ऐसे में कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा उनको प्रॉफिट मिल रहा है और प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब आप देखो कि ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बड़ी गिरावट हुई है वो यहाँ पे आज निफ्टी नेक्स्ट 50 अंदर हुई थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.32% गिरा है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप 100 में भी 0.29% की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 150 में भी 0.25% की गिरावट है। तो ये गिरावट इस इंडेक्स के अंदर हुई है। बाकी ओवरऑल देखें तो निफ्टी 50 कोई खास नहीं गिरा है, 0.10% की ही गिरावट थी और स्मॉल कैप तो आज 0.27% की तेज़ी बताने में कामयाब रहा है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 0.21% की तेज़ी। तो आज गिरावट जो हुई है वो निफ्टी के बड़े इंडेक्स में हुई है, मिड कैप में हुई है। स्मॉल कैप तो आज पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। इसके अलावा अगर हम सेक्टरल वाइज बात करें तो सभी इंडेक्स के अंदर गिरावट नहीं थी। जो गिरावट सबसे बड़ी हुई है वो आज थी PSU बैंक में। निफ्टी PSU बैंक 0.84% गिरा, तो इस वजह से ये बाजार में गिरावट का मिला। उसके अलावा निफ्टी मीडिया जिसमें 1.26% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी FMCG में भी 0.62% की गिरावट थी। तो ये कुछ इंडेक्स यानी लगभग आप जो 4 इंडेक्स में ही गिरावट थी। निफ्टी ऑटो में भी 0.31% की गिरावट थी। लेकिन इस गिरावट में भी जो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया तो वो आपको निफ्टी प्राइवेट बैंक दिखा दे, जहाँ पे 0.45% की तेज़ी थी और निफ्टी रियलिटी में 0.53% की तेज़ी थी। इसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 0.36% की तेज़ी थी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सभी इंडेक्स नहीं गिरे, कुछ इंडेक्स में पॉजिटिव माहौल बनाए। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 371 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी कल की 369 के आसपास। इंट्राडे में 374 का हाई भी बना, यानी एक अच्छी फ्रेश हाई बनाई और वहाँ से गिरावट का माहौल बनने लगा। स्टॉक आ गया नीचे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। 365 का इसने लो बनाया और क्लोजिंग अंत में 368 के आसपास रही, जहाँ पे 0.34% की गिरावट हुई। कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन जैसे बाजार थोड़ा नीचे आया तो उस वजह से दबाव देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। 2 अप्रैल को स्टॉक 357 के आसपास था, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। 3 अप्रैल को भी लगभग फ्लैट क्लोजिंग थी 357 के आसपास। लेकिन 4 अप्रैल को देखें तो स्टॉक 361 के आसपास आया 1.2% की तेज़ी के साथ। 5 अप्रैल को काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, स्टॉक 373 के आसपास या 3.3% की तेज़ी के साथ। लेकिन 8 अप्रैल को देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट हुई, 369 के आसपास आया 1.1% की गिरावट के साथ। तो ऊपर के लेवल से यानी ऑल टाइम हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पे देख लो कि फ्राइडे 19 अप्रैल 2024 को कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। और अब आप देख सकते हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज है 1 अप्रैल से। तो यहाँ पे जो कंपनी से संबंधित है, चाहे प्रमोटर हो, बोर्ड के मेंबर्स हो या फिर एम्प्लॉय हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। वो ट्रेडिंग अब नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग विंडो खुलेगी आप देखोगे 21 अप्रैल 2024 से। तो देख लो कि 21 अप्रैल तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि संडे आ रहा है, तो जो नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी वो मंडे से ही हो पाएगी।
तो मंडे से जितने इस कंपनी से संबंधित लोग हैं वो जो है ट्रेडिंग कर पाएंगे, तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की बात करें तो अभी जो पिछले रिजल्ट है वो बिजनेस शुरू नहीं हुआ बराबर, उस वजह से उसमें कोई इतने आंकड़े हमें कोई खास दिखाई नहीं दे रहे। इस बार आशा कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट इनका शुरू हो गया था। जो अब देखें तो इनका लोन का बिजनेस शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे देखो कि जून 2023 में इनका सेल्स तो 414 करोड़ के आसपास था। सितंबर में ये बढ़ के 608 करोड़ तक पहुँचा, लेकिन दिसंबर 2023 में फिर से 414 करोड़ के आसपास ही आ गया। तो जो सेल्स बढ़ा था सितंबर में वो फिर नीचे आए। एक्सपेंसेस में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 38 करोड़ के आसपास खर्च था जून 2023 में, जो सितंबर में बढ़ के 66 करोड़ तक पहुंचा और दिसंबर में ये 94 करोड़ तक पहुंच गया। तो बिजनेस बढ़ने लगा है, इस वजह से कंपनी का खर्च भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो थोड़ा सा आपको डाउन होता हुआ दिखाई देगा। 376 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जून 2023 में, जो सितंबर में बढ़ के 542 करोड़ तक पहुँच गया, लेकिन दिसंबर में 320 करोड़ के आसपास पहुँचा, नीचे आया। इस बार आशा करें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। अब यहाँ पे कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो 67 करोड़ के आसपास थी जून 2023 में, जो सितंबर में बढ़ के 218 करोड़ तक पहुँच गई और फिर से दिसंबर में 67 करोड़ के आसपास आ गई। तो जो प्रॉफिट बढ़ा था आप देखें तो उसमें कुछ अदर इनकम का भी योगदान था सितंबर में। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 427 करोड़ के आसपास था जून 2023 में, जो सितंबर में बढ़ के 754 करोड़ तक पहुँच गया और दिसंबर में 381 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट कम हुआ था पिछले Q3 में। ये अभी नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 332 करोड़ का प्रॉफिट था जून 2023 में, जो सितंबर में बढ़ के 668 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में ये घट के 294 करोड़ तक आया। तो 300 करोड़ के नीचे आया था प्रॉफिट। इस बार आशा है कि प्रॉफिट बढ़ेगा ज़रूर। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यह एक अच्छा मौका एंट्री के लिए, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विस काफ़ी कुछ तेज़ी से करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आप देख सकते हो कि कंपनी आरबीआई के पास अप्रूवल मांगी है। अपना जो एनबीएफसी का बिजनेस है उसको सीआईसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी आने वाले समय अपनी इनकी कैटेगरी आपको बदलती हुई दिखाई देगी। तो सीआईसी का मतलब होता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी रिजर्व बैंक इंडिया के निर्देशों के अनुसार एक प्रमुख निवेश कंपनी एक प्रकार की इकाई है जिसके प्राथमिक परिसंपत्तियों में अपने समूह कंपनियों में निवेश करना शामिल है। यह निवेश इक्विटी, वरीयता शेयर और बॉन्ड्स और दूसरे ऋण के रूप में ले सकते हैं। सीआईसी अनिवार्य रूप से पैसिव होल्डिंग कंपनियां हैं जो अपनी ग्रुप इकाइयों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई है और विभिन्न फाइनेंशियल गतिविधियों में शामिल होने से इसको बैन किया गया। तो ये सीआईसी है और एक तरह से थोड़ा सा इसको फ्रीडम मिल जाएगा अपने बिजनेस को अपनी जो मुख्य कंपनी के साथ में करने में उनको आसानी हो जाएगी और इसीलिए कंपनी सीआईसी की परमिशन मांगी है आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सीआईसी की जो आप देखें तो चाहते हैं कंपनी के उसको कैटेगरी मिले तो उनके लिए कुछ नियम शर्तें भी है। सीआईसी के पास इक्विटी शेयर, प्राथमिकता वाले शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर बॉन्ड या ग्रुप कंपनियों में लोन के निवेश के रूप में अपनी नेट एसेट का कम से कम 90% होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह निवेश के व्यापार से इसको प्रतिबंधित किया गया है, सिवाय ब्लॉक बिक्री के माध्यम से उत्पन्न और जैसे प्रयोजन के लिए सीआईसी भी ग्रुप कंपनियों को लोन प्रदान कर सकते हैं, ग्रुप इकाइयों की ओर से गारंटी जारी कर सकते हैं और बैंक डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सरकारी सिक्योरिटीज और इस तरह से जो गतिविधियों में वो शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिला के आने वाले समय इनका बिजनेस फैलता हुआ दिखाई देगा। वैसे ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। इसके ऊपर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ही है जिनकी प्राइस तो आप देख ही सकते हो कि 4 डिजिट में है। ये अकेला 3 डिजिट में और इसके नीचे भी कंपनियां वो भी 4 डिजिट में, जैसे चोलामंडल फाइनेंस 4 नंबर पर जिसकी प्राइस भी 1200 के आसपास है। श्रीराम फाइनेंस यह और भी नीचे कैटेगरी में है, वो 2500 के आसपास प्राइस है। बजाज होल्डिंग ये और नीचे मार्केट कैप के हिसाब से जिसकी प्राइस भी 8000 के आसपास है। एचडीएफसी एएमसी बहुत नीचे है जिसकी प्राइस 3700 के आसपास। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसका बिजनेस वाकई में बड़ा है। इसके पास मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है जिससे वो अपने बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस कमाल कर सकते हैं और मुझे लग रहा है कि Q4 के बाद एक शानदार तेजी और आएगी। ऐसे में ये डिप में मिले तो मौका अच्छा है, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विस में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।